आज हम आपको रिपोर्टर से मिलवाने की श्रृंखला में कैसे तेज तर्रार युवा पत्रकार से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में पत्रकारिता जगत पर अपना विशिष्ट छाप छोड़ा है। आपको मिलवाते हैं नाथनगर के युवा पत्रकार नमन कुमार चौधरी से। आपका स्वागत है नमन जी, नमस्कार। आपका भी स्वागत है और विशेष रूप से आपका धन्यवाद जो आपने ये रिपोर्टरों से मिलाने की श्रृंखला शुरू की है और लोगों को अपने बात रखने का मौका मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत ही कम समय में पत्रकारिता जगत में एक अपना छाप छोड़ दिया है। आप हमें ये बताएं, मीडिया संस्थान क्या देखकर किसी पत्रकार की बहाली करती है या उसे अपने संस्थान में रखती है? क्या खासियत होता है? पत्रकारों को जो कोई भी संस्थान रखता है या उसको रखा जाता है तो उसमें एक काबिलियत पत्रकारिता का जो तेज है वो उसमें रहना चाहिए। संस्थान कहीं ना कहीं वो देख करके ही लोगों का चयन करता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। क्या आप में ऐसा कौन सा गुण आपको लगता है कि जो विशिष्ट गुण है जिसके आधार पर आपको वहां रखा गया? मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं, कोई और अन्य युवक युवतियां जो है चाहता है कि हम पत्रकारिता जगत में जाएं, ऐसे में वो आखिर कैसे जाएं? वो कौन सी काबिलियत विकसित करें? ये तो संस्थान के जो एडिटर हैं या जो वहाँ पे रिक्वायर करते हैं उन पे निर्भर करता है कि वो क्या देखे। हम अपने बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी आज के नए लोग हैं उनको थोड़ा सा पत्रकारिता में ये चाहिए कि वो बाकी से अलग हो, चाहे खबरों की दुनिया में हो या फिर उनको एक किसी भी तरह का एंगल्स हो, वो सारे उसको एक अलग थोड़ा सा रखना चाहिए, दुनिया से हटके थोड़ा सा रखना चाहिए, तो फिर संभव है। नमन जी, विशेष काबिलियत का आधार क्या सामान्य कोर्स है या पत्रकारिता क्षेत्र में जाने के लिए आपको कोई विशेष कोर्स करना पड़ता है? देखिए, पत्रकारिता का कोर्स तो दिया ही गया है, करना ही पड़ता है, करना भी चाहिए, लेकिन जो नहीं भी किए हैं उनके लिए है कि उनका माइंड शार्प होना चाहिए, उनको हर चीज़ की समझ होनी चाहिए, खबरों की पकड़ होनी चाहिए। जहाँ भी वो खबर के लिए जाते हैं या फिर उनके समाज में जो भी अच्छा खराब चीज़ है उस पर उनका एंगल शार्प होना चाहिए, सही होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। कौन सा बीट है जहाँ की आपको रिपोर्टिंग करने में बहुत मजा आता है? देखिए, क्राइम बीट में हमें काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और थोड़ा सा उसमें परेशानी भी है, थोड़ा सा खतरों का खेल भी है, लेकिन मज़ा है। वो मेरे लिए, मेरा निजी विचार है। क्राइम बीट पे आपको मजा आता है, जाहिर है कि वहाँ आपको चुनौतियाँ भी बहुत मिलती होगी। ऐसे में क्या चुनौतियाँ आपको मिलती है या अभी तक ऐसा कोई अनुभव जहाँ की आपको जो है कोई डायरेक्ट कोई चेतावनी ऐसी कोई बात हुई हो? देखिए, अलग अलग चीज़ पे अलग अलग चुनौतियाँ हैं। अब मेन उस पर फोकस ये रहता है कि क्राइम कैसा है, किस टाइप की खबर है। अगर आप किसी पुलिस वाला अगर किसी क्राइम को कंट्रोल में कमी कर रहा है या फिर अगर कोई अपराधी खुलेआम अपराध कर रहा है, चुनौती दे रहा है लोगों को, पुलिस को, और वहाँ पे अगर पुलिस मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है तो वहाँ पे थोड़ा सा उसके खिलाफ लिखना और सही चीज़ को दिखाना, वहाँ पे तो दिक्कत तो आता है। नाथनगर प्रखंड में वहाँ के लोगों की मूलभूत समस्या को किस रूपों में आप देखते हैं? क्या क्या वहाँ के लोगों की समस्या है? देखिए, नाथनगर सिर्फ कहने का नाथनगर है। वहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं या जितने भी वहाँ के लोग हैं वो सारे नाथनगर को अनाथ छोड़ गए हैं, बल्कि सिर्फ नाथनगर प्रखंड को ही नहीं, पूरे विधानसभा को। तो वहाँ समस्या ही समस्या है, हर तरह की समस्या है, वहाँ कोई समाधान नहीं है और वो जो भी समस्या है बढ़ती जा रही है। जैन मंदिर आप ले लीजिए, छोटा सा आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैन मंदिर में एक नाला का निर्माण होने में 4 से 5 वर्ष लग गया, जो कि विदेश से, देश के कोने कोने से लोग वहाँ पे आते थे और दर्शन के लिए। जैन मंदिर एक भागलपुर का सबसे बड़ा सौभाग्य का चीज़ था और वहाँ एक नाला बनने में इतना दिन लगा, पूरे देश में किरकिरी हुई हमारे भागलपुर की। ऐसे और भी कई छोटी बड़ी समस्याएं हैं जिसको कि अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। अब जैन मंदिर का जिक्र किए, यहाँ पर हम इससे संबंधित कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। ये जैन मंदिर जो भागलपुर में है, इसकी स्थापना कब की गई थी और यहाँ कौन लोग, क्या अभी भी यहाँ लोग सब आते हैं बाहर से? बाहर से कई लोग आते हैं। स्थापना तो इसका बहुत पहले किया गया था, काफ़ी पुराना है वो, क्योंकि उस पर विशेष अध्ययन की ज़रूरत है, लेकिन वो काफ़ी वहाँ पे दार्शनिक चीज़ है। कई बुद्ध या फिर जैन का जो भी वहाँ उससे संबंधित चीज़ है वहाँ पे है। खास करके आपका मूंगा का प्रतिमा बना हुआ है, बहुत पुराना, अलग अलग डेकोरेशन है, वो प्राकृतिक भी चीज़ है। कई वहाँ एक गुफा है, कई ऐसे चीज़ है जो ऐतिहासिक दार्शनिक के रूप में उसको देखा जाना चाहिए और लोग आते हैं, दर्शन करते हैं बाहर से। आपने कहा कि वहाँ गुफा है, क्या जैन मंदिर पर कोई विशेष कवरेज आपको कभी करने का मौका मिला है? कई बार करने का मौका मिला है।
जैसा कि मुझे पता है कि कोई बता रहे थे कि कोई ऐसी गुफा है जो कोई दोनों मंदिर को जो है, जैन मंदिर में श्वेतांबर और दिगंबर दो तरह के मंदिर के धर्मावलंबी वहां आते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस संदर्भ में कभी कुछ शोध करने का मौका मिला है? जी, कहा तो ये भी गया है, पुरातनविद कहते हैं कि जैन मंदिर की जो दोनों ये है उसका रास्ता गुफा के द्वारा है। कहा यह भी जाता है कि उस गुफा का रास्ता मंदार जो आप देख रहे हैं पर्वत काफी प्रसिद्ध है आपके बांका बौंसी में, वहां तक भी उसका गुफा से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक भी कहा गया कि अगर उसके गुफा पे आप चढ़ के वहां से खड़ा होकर देखेंगे तो सीधा मंदारिन आपको नजर आएगा। अब तो खैर बिल्डिंग वगैरह बन गई तो इस चीज में थोड़ा सा अब नहीं देखना संभव है उतना। लोकतंत्र में मीडिया को चतुर्थ स्थान प्राप्त है। अधिकारी आते हैं, कुछ दिन रहती है उनकी पदस्थापना, फिर चले जाते हैं। सरकार बनती है, फिर बदल भी जाती है, लेकिन आप जहां काम कर रहे होते हैं आप अस्थायी रूप से रहते हैं। यहाँ पर आप हमें यह बताइए कि जन समस्याओं के समाधान में आप पत्रकारों की क्या भूमिका होती है? जन समस्याओं के समाधान में पत्रकारों की बड़ी भूमिका होती है। पत्रकार अपने अधिकारी या जो भी जनप्रतिनिधि है उसको एक आईना दिखाते हैं कि आपके क्षेत्र में ये समस्या है, लोगों की ये परेशानी है। अब उसमें निर्भर ये करता है कि उस पर अमल कितना होता है, लेकिन वो पत्रकार ही हैं जो आईना दिखाते हैं। उनको पब्लिक भी उन पर इतना भरोसा करती है, उनको बताती है पब्लिक कि हमारे साथ ये समस्या है, और पत्रकार उसको पब्लिक की नहीं बल्कि अपनी समस्या समझ के उसको लोगों के बीच सामने लाते हैं। तो क्या समस्या का समाधान होता है? मुझे लगता है कि नहीं होता। यदि ऐसा होता तो अखबार में लिखने के बाद समस्या का समाधान हो जाता। और आप हमें यह बताइए कि आप अधिकारी पर क्या उस समस्या के समाधान के संदर्भ में उन पर दबाव बना पाते हैं? अपने स्तर पे जहाँ तक होता है उनको कहा जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, खबर के माध्यम से उनको बताया भी जाता है। लेकिन अब अधिकारी हैं, साहब की खास करके अगर थोड़ा सा राजनीति पे हम आवे तो इस सरकार में साहबों की चलती है और उनके अनुसार काम होता है। उनको जो लगता है ठीक है, जो नहीं लगता है वो नहीं करते हैं। नाथनगर प्रवेश करते हैं आपको जो है टमटम चौक मिलता है, वहां पे अक्सर जाम लगा रहता है जी। क्या इसका समाधान क्या हो सकता है आपकी नजर में? कई बार हम लोगों ने इसका खबर भी लिखा है। समाधान के लिए वहाँ पे पुलिस की तैनाती हो, ऑटो का जो खास करके बाइक का वहाँ पे छोटा जगह है, वहाँ पे एक स्टैंड होना चाहिए ताकि रोड पे नहीं लगाए, लेकिन ये सब की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस की भी तैनाती बहुत कम होती भी है 2-4 दिन में हटा लिया जाता है, इसलिए बरकरार है समस्या। नाथनगर प्रखंड में नाला की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो क्या इसका समाधान आखिर क्यों नहीं हो पाता? क्या वहाँ का पब्लिक कुछ नहीं करती है या जनप्रतिनिधि सोए रहते हैं? मेन है जनप्रतिनिधि सोए रहते हैं, अफसर सोए रहते हैं। पब्लिक तो अपना समस्या अपने स्तर से बताती ही है, जनप्रतिनिधि को बताती है, अफसरों को बताती है, पत्रकारों को बताती है, लेकिन अब उनका इस पर निर्भर करता है कि वो कितना करते हैं और नहीं करते हैं। मैं कह सकता हूँ स्पष्ट रूप में नहीं करते हैं। तो क्या पब्लिक का आक्रोशित होना ही एकमात्र विकल्प है? पब्लिक आक्रोशित होती है तो बस उसको दिखावे के लिए थोड़ा सा कोई भी काम कर दिया जाता है। जैसे कि जैन मंदिर का नाला निर्माण में ही किया गया था, पब्लिक रोड पे आ गई थी, 12 घंटे जाम रहा था 4 साल पहले, तो फिर उस पर अमल हुआ, लेकिन अमल होते होते फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसा हर मामले में होता है। ऐतिहासिक रूप से कर्णगढ़ यहाँ का प्रसिद्ध है, राजा कर्ण से इसकी जो है तुलना की जाती है, या यहाँ के राजा थे वो कर्ण। क्या इसके संदर्भ में क्या सच्चाई क्या है? कभी कोई इस पर शोध हुआ है क्या? देखिए, इस पे कई तरह की किताब छपी है कई इतिहासकार का। कर्ण का जो हम लोगों को जानकारी में है या दिया गया है वो ये है कि कर्ण जो मुंगेर में दान करते थे सवेरे सोना, वो नाथनगर में रहते थे, नाथनगर में उनका गढ़ था, और यहाँ से वो फिर जो है जाते थे मुंगेर में स्नान करते थे और वहाँ फिर वो सोना दान करते थे। कर्णगढ़ के बगल में सिटियस है, कर्णगढ़ में ही सिटियस है। सिटियस में ही। हाँ। तो क्या सिटियस में क्या होता है? यहाँ कभी रिपोर्टिंग करने का मौका मिला आपको? सिटियस के में कई बार रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। वर्तमान में सिटियस का फुल फॉर्म है सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर, और इस बार जो है 2020 में पूरे भारत में पूर्वी क्षेत्र का सबसे बेस्ट प्रशिक्षण केंद्र का इसको गृह मंत्रालय से अवार्ड मिला है। वहाँ कई सिपाही और जो भी पुलिस के लोग हैं सिपाही स्तर के, उसकी वहाँ ट्रेनिंग होती है। पहले तो जो भी दरोगा या फिर डीएसपी का भी ट्रेनिंग होता था, लेकिन ट्रेनिंग उसका ट्रेनर अलग थे, उसका अकादमी करता था, लेकिन जगह सिटियस ही था। सिटियस में रिपोर्टिंग करने के बाद कोई ऐसा कोई खास अनुभव जो कि आपको याद आ रहा हो, कुछ रोमांचित करने वाला कोई अनुभव? नहीं, ऐसा सिटियस से कुछ रोमांचित करने वाला चीज़ तो नहीं जुड़ा है। बस ये है कि वहाँ हमारे कार्य क्षेत्र के धरती पर
ऐसे सब लोग तैयार होते हैं जो हमारे देश के समाज की सेवा में लोग जाते हैं, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। नाथनगर इलाका बुनकर के लिए भी प्रसिद्ध है, हाँ बिल्कुल। सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। क्या है ये सिल्क के रूप में, किस रूप में वहाँ देखते हैं आप, क्या समस्या देखिए है? नाथनगर बुनकरों का क्षेत्र है, वहाँ पे सिल्क का कारोबार होता है, सिल्क बनता है, फिर उसका यहाँ से आयात होता है, लेकिन निर्यात होता है। लेकिन क्या है कि वहाँ के बुनकरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। बुनकर के जो भी नेता हैं वो सिर्फ यूज करते हैं और अपना काम निकालते हैं, इसके अलावा बुनकरों पे कोई ध्यान नहीं है। बुनकर में बच्चे, महिलाएं, लोग जो भी काम करते हैं, किसी की भी स्थिति अच्छी नहीं है और ना उसके उत्थान के लिए सरकार से लेकर के समाज तक या जो बुद्धिजीवी हैं कुछ नहीं किए उसके लिए। नाथनगर इलाका का बहुत सा भाग दियारा इलाका में भी है जी। क्या उन लोगों की, दियारा इलाके के लोगों की क्या समस्याएं हैं, आप उसे किस रूप में देखते हैं? दियारा में लोगों को सबसे बड़ी है, वो साल में उनको हर बार पानी जो आ जाता है उनके घरों में, तो उनको 3 से 4 महीना बाहर रहना पड़ता है। बाहर एक तरह से कहा जाए उसको रहने का, खाने का, तमाम तरह की दिक्कतें होती है। दूसरा, जब हर बार वहाँ पे बाढ़ आता है तो वो सारे चीज़ों को तहस नहस कर देता है, रोड, बिजली, बोरिंग, पानी, ये सब चीज़ों को। तो वहाँ सिर्फ समस्या ही समस्या है दियारा वासियों के लिए, और वो ऐसा जटिल समस्या है जिसका समाधान बहुत ही आसान नहीं है, मुश्किल है। नाथनगर प्रखंड का एरिया कुछ भाग ऐसा है कि उस वहाँ भी जो है सुनते हैं कि बालू धड़ल्ले से वहाँ अवैध उसका व्यापार होता है। क्या इस पर क्या है आपकी राय, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। नाथनगर आपके जगदीशपुर इलाके में जो चांदन नदी है, या फिर नाथनगर इलाके में जो सरकारी या निजी ज़मीन है, वहाँ पे गड्ढा खोद करके लोग माफिया बालू निकालते हैं, फिर उसको बेचते हैं। कई बार कार्रवाई भी होती है, कई बार पुलिस की भूमिका भी उसमें संदिग्ध रही है और है भी, इस पे इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है मिली भगत चलती है, माफिया, प्रशासन और पत्रकार का भी मिली भगत है इसमें। देखिए, लोग आरोप लगाने वाले पत्रकार पे आरोप इसलिए लगाते हैं कि कई जगह पत्रकारों की मिली भगत से ऐसा कारोबार होता है, तो लोगों को लगता है, और लोगों को लगने का आप क्या करेंगे, या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर लोगों को ऐसा लगता है तो ये उनकी अपनी राय है, लेकिन मेरा ये है कि नाथनगर में अपना जो मेरा निजी चीज़ है, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, बाकी दूसरे का क्या है वो दूसरा जाने। पत्रकारिता ऐसे संस्थान में कुछ लोग जहां कार्यरत हैं, वहीं आजकल हर लोग खुद पत्रकार बनना चाह रहा है, सोशल मीडिया की धूम है। और ऐसे में मुझे आप यह बताइए, सोशल मीडिया पर जितने लोग पत्रकार बन रहे हैं, वे अपनी किस अधिकार का उपयोग करके जो अपने आप को पत्रकार कहलाना चाहते हैं? कौन से अनुच्छेद में यह बात लिखी हुई कि आप पत्रकार हैं या आप ये क्षेत्र में काम कर सकते हैं, या कौन सा कानून उसको ये अधिकार देता है? देखिए, कानून पत्रकार बनने का अधिकार तो देता है, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं, जो भी पत्रकार हैं, वो सिर्फ कहने के पत्रकार हैं। बहुत कम लोग हैं जो असली पत्रकार हैं। आज के लोगों में सबसे बड़ा ट्रेंड आ गया है कि किसी भी चैनल को पकड़ लेंगे, किसी भी जो भी पोर्टल है उसको पकड़ लेंगे, और कुछ जाने या ना जाने बस वो पत्रकार कहलाने लगेंगे। उसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वो अपने आप में पत्रकार हैं। ना वो किसी की सुनेंगे, ना वो किसी की जानेंगे। उनको जो मन में होगा, बिना सच्चाई को देखे, बिना जाने, बिना समझे, जो उनको लगेगा वो चल। मुझे यह बताइए कि समाज हित में ऐसा कौन सा रिपोर्टिंग आपका हुआ है जो कि एक छाप छोड़ा हो? देखिए, 2015 में एक स्टोरी मैंने किया था। एक कुष्ठ पीड़िता महिला थी, चूँकि अब जो वो जिक्र नाम मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक कुष्ठ पीड़िता महिला थी जिनका पति प्रोफेसर थे झारखंड के कॉलेज में। उसके बाद सिर्फ उनको, महिला को इसलिए घर से भगा दिया गया था, वो कुष्ठ पीड़िता थी, और वो महिला एक प्रोफेसर की पत्नी भीख मांग के खाती थी और वो कुष्ठ आश्रम में रहती थी। उसका मैंने स्टोरी किया था सारा, उसका यहाँ से लेकर के मायके उसका सुल्तानगंज था, वहाँ जा कर के उसका मैंने स्टोरी किया था, उनकी सच्चाई को पता किया था। उसके बाद वो खबर छपी, जिसपे मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था उस समय। उसके बाद कई संस्थाएं, कई मानवाधिकार को लेकर के जो भी लोग थे वो सब आए थे, जाँच हुई थी। फिर आगे कुछ कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन महिला ने खुद फिर मना कर दिया था कि हमें घर अब नहीं जाना है। चूँकि मैं 20 सालों से जब यहाँ रह रहा हूँ, तब पति को मैंने खुद त्याग दिया। महिला ही जाने से भी इनकार कर दी थी। इसके अलावा कई क्राइम की भी खबर है जिसमें कि पॉपुलरिटी हासिल हुई है, लोगों का प्यार मिला है। पत्रकारिता दुनिया में बहुत से पत्रकार हैं, बहुत से एंकर हैं, ऐसा कोई कौन सा जो है व्यक्तित्व आपको जो है बहुत अच्छा लगता है? देखिए, वर्तमान युग में कोई भी एंकर नहीं है। कोई अगर है तो वो
बीजेपी का सपोर्टर कहा जाता है वो बीजेपी के सपोर्टिंग में दिखाते हैं, नहीं तो कोई कांग्रेस के सपोर्टिंग में दिखा, एक मुहिम चला दिए हैं जो भी है, या तो बीजेपी के खिलाफ या फिर विपक्ष के खिलाफ वो मुहिम चलाए हैं। और उसमें कोई भी एंकर, वर्तमान परिदृश्य में कोई भी एंकर नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि आपकी नज़र में अच्छे नहीं है क्या? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है, आप जो जिस विवाद का आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ वो चीज़, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ एक दो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो राजनीति का व्यापार कर रहे हैं। वो वहाँ चाह रहे हैं कि हमको राजनीति का व्यापार करें और पब्लिक को बुड़बक बना करके, मूर्ख बना करके करें। उसके लिए वो कई हथकंडे अपनाते हैं, कई तरह के चीज़ वो सामने लाते हैं। लेकिन उस चीज़ को, उस सच को मैंने जैसे ही सामने रखता हूँ, जैसे ही उसको मैंने पब्लिक को बताता हूँ कि ये कोई आपका हितैषी नहीं है, वो अपना सिर्फ व्यापार करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो आपको यूज कर रहे हैं, आपके साथ कोई वो वफादारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे विवाद पैदा होता है, जनप्रतिनिधि हमें टारगेट करते हैं। और इसके अलावा मेरा किसी से कोई खुन्नस नहीं है। आज देखिए, कोरोना काल में मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, कोरोना काल में जो सेवा है, जो जनभावना है, आज कहाँ है? आप नाथनगर में देख लीजिए, जगदीशपुर में देख लीजिए, कहाँ कोई जनप्रतिनिधि आके इस बार कर रहे हैं? पिछले बार से बहुत ज़्यादा कोरोना इस बार है। पिछले बार तो पूरा हर जगह किचन चलाया गया, खिचड़ी खिलाया गया, हर जगह पोटली बांटा गया, लोगों को दिया गया, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। अगर वाजिब में करना है तो ब्लॉक में घुसखोरी हो रही है, थाने में घुसखोरी हो रही है, पीड़ित का नहीं सुना जा रहा है, उस पर क्यों नहीं आकर के सामने लड़ते हैं पब्लिक के लिए, चाहे जो भी रहे? तो क्या आपकी कलम पर अंकुश लगाया जा रहा है? बिल्कुल लगाने की कोशिश की जाती है, कई बार यहाँ तक कि कई तरह से दबाव बनाया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि संस्थान तक झूठ मूठ का किसी भी तरह का शिकायत चला जाता है, लेकिन खैर हमारे संस्थान ने हमारे काबिलियत को और हमारे नेचर को अच्छे से जाना है, जिसके चलते हमें संस्थान के द्वारा हर बार सहयोगी मिला है, कभी कहीं किसी तरह का दबाव संस्थान से नहीं मिला है। नमन जी, हम तो ये जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पत्रकार का दबाव रहता है जन नेता पर, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि जन नेता जो है पत्रकार पर दबाव बना रहे हैं। हाँ, ऐसा है, पत्रकार पर दबाव बनाना चाहते हैं जन नेता। और नाथनगर में, हमारे नाथनगर में ये ट्रेड चला है कुछ जन नेताओं का, एक आध का, कि मैं जो करूं आप उसको ही लिखिए और मैं जो कहूं वही को सही मानिए। उसको अगर आप सही नहीं मानेंगे तो आप ट्रेड होंगे। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी कई। क्या हम ये माने कि हो और पत्रकार पर उनका दबाव काम कर जाता है? एकदम दबाव काम करता है, लोग उनके अनुसार काम करते भी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके अनुसार काम भी करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे ऐसे जो किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे नहीं चलते हैं, तो उनको थोड़ा सा परेशानी होती है। तो क्या हम यह मान लें यहाँ पर वो रवीश कुमार की वो टिप्पणी सार्थक होती है कि ये मीडिया ही भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया अगर वो दबाव में आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या कहा जाए? दबाव में कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोगों के चलते पूरा बर्बादी नहीं होता है। अगर हमारे किसी भी चीज़ में अगर कुछ लोग गलत हैं तो उसके चलते पूरा गलत नहीं होता, कुछ सही भी करने वाले हैं। और आज जब तक सही नहीं करने वाले हैं तो दुनिया चल कैसे रहेगी? सही पर दुनिया है, सच्चाई पर दुनिया है। गलत करने वाले गलत करते हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक क्षेत्र में हम देखते हैं कि महिलाएं आगे आ रही है, महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है, लेकिन अगर हम प्रिंट मीडिया की ओर देखते हैं तो महिलाएं नदारद नजर आती है, कहीं भी नहीं आती है, ना के बराबर। ऐसा क्या लगता है आपको? ऐसा इसका कारण ये है कि महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे वो सामने आती हैं, उनको भी अच्छा लगता है, उनको आगे बढ़ने का भी अवसर प्राप्त होता है। प्रिंट मीडिया में महिला इसलिए भी नहीं आना चाहती हैं कि उनको थोड़ा सा दिखावा पसंद है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां भी इस क्षेत्र में आवे? ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक होगा और महिलाओं के उत्थान के लिए भी ये जरूरी होगा। क्या आप ऐसा कुछ समझते हैं? बिल्कुल आना चाहिए, खास करके प्रिंट मीडिया में भी महिलाओं को आना चाहिए। कुछ परसेंट है लेकिन बहुत कम है। उन लोगों का ये जो झुकाव है ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ है। आना चाहिए प्रिंट में। अब आपके कुछ निजी सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। बताइए। आप ऐसे तेज तर्रार और युवा पत्रकार ने जितनी कम समय में अपना छाप छोड़ा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? ऐसा कोई रहस्य तो मेरे अनुसार नहीं है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कोई रहस्य है तो आप लोग ही बता दें कि आखिर क्या कारण है, आपको क्या इसमें अच्छा लगा। मेरे अनुसार तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि आपके इलाके में जो है शराब और शबाब की भी जो है
कुछ भूमिका रहती है उच्च स्तर पर, क्या इसमें कुछ सच्चाई है क्या? लोग करते होंगे, लोग करते भी हैं, उसका कई बार खुलासा भी हुआ है, कई बार पकड़ाए भी हैं। जब करते नहीं तो पकड़ाए कहाँ से? आपको इस क्षेत्र में आने का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आपके जगदीशपुर के राकेश दुबे, राकेश भैया मेरे बड़े भाई समान हैं, उन्होंने हमें इस क्षेत्र में लाया। इसके बाद सर्वोत्तम भैया हैं जो प्रभात खबर में अभी हैं, उन्होंने हमें आगे रास्ता दिखाया। फिर हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े या हम जितने भी लोगों से जुड़े, सबने हमें सहयोग किया। हर कदम पे सहयोग हुआ, कहीं भी किसी से भी मेरा रिश्ता खराब नहीं रहा और ना ही किसी से कोई मेरा असहयोग का भावना रहा। नमन जी, एक और प्रश्न आपसे अंत में करना चाहेंगे। गांव देहात में हम देखते हैं कि बाल विवाह का प्रचलन अभी भी है जी। कम उम्र में शादी करा दी जाती है, लेकिन शहरी संक्रमण के कारण आप जैसे युवा लिव इन रिलेशन में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी 13 क्या 26 में भी शादी नहीं होती है, ऐसा क्यों? ऐसा सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना सोच है। उसको लगता है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, अभी तक लिव इन में रहना चाहिए, तो लिव इन में रहते हैं। जिनको लग रहा है कि शादी ही कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी होता है, जहाँ पे लोग शिक्षित होते हैं, वहाँ पे इस सब चीज़ का कोई मायने नहीं रखता है कि हमें कब शादी करनी है, कब नहीं करनी है। आप कब शादी कर रहे हैं? ये तो बहुत तीखा सवाल है और हमें लगता है कि इसका जवाब किस रूप में आप लोगों को दूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सब ये परंपरा है, सबने किया है, तो हमें भी करना है। हाँ, लेकिन जो अभी जिस तरह से मैं अभी अपने आप को फ्री महसूस कर रहा हूँ, आप लोग दबाव बना करके इस तरह से, जैसे आप लोग शादी करके बंध गए हैं, बस फिलहाल मत बांधिए। सुनते हैं कि लड़कियों के बीच में आप काफी लोकप्रिय हैं। नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ना मेरा ऐसा कोई मानना है। अगर लड़की को मैं पसंद होता हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? लड़की का दोष है। नमन जी, दोष भी किसी का नहीं है, बल्कि ये मेरे प्रति प्रेम है, अच्छी बात है। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार।